ओके गाइस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, याद रहेगा प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ तक छोड़े थे तो हम कुछ चार्जिंग के मेथड्स देखे थे, 4 मेथड्स वहाँ पर हमने एंड किए थे। सो नाउ इस लेक्चर 2 आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ, ठीक है। मैं वही टॉपिक कराने वाला जो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि कूलम्स लॉ है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ, ये वैक्यूम का पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वैक्यूम के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर मीडियम के लिए पढ़ेंगे हम लोग, फिर वेक्टर के लिए पढ़ेंगे, राइट। तो कूलम्स लॉ बेसिकली 3 टाइप में अभी हमको पढ़ना है। फर्स्ट वन इज वैक्यूम, सेकंड वन इज मीडियम, थर्ड इज वेक्टर। पहला वैक्यूम का पढ़ रहे हैं हम लोग। कूलम्स में बोलता क्या है, तो स्टेटमेंट इज रिटन the magnitude of electrostatic force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। अब होता क्या है, कूलम्स लॉ बोला क्या गया है। समझो कि 2 चार्ज लिया मैंने और दोनों चार्ज का साइन सेम है। हमने डिस्कस किए थे चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। सो आई एम टेकिंग हियर 2 चार्जेस, दैट इज Q1, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और एक अलग चार्ज लिया मैंने Q2, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि दोनों कौन सा चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है। तो मुझे मालूम है जब भी सेम चार्जेस रहेगा तो वो अट्रैक्ट होगा या रेपेल होगा। यानी कि अट्रैक्ट होगा या दूर जाएगा, तो ऑब्वियसली रेपेल होगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल तरीका ही है। 2 चार्ज है जिसका साइन सेम है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब ये 2 जो चार्ज है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों कोई तो डिस्टेंस की दूरी पर रहेगा ना। समझो कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में दूरी रहेगी ना, वो दूरी को हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर, और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। अब मेरे को एक बात समझाओ, जब ये 2 चार्जेस रहेगा, जब ये 2 चार्जेस रहेगा और ये 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका आर, तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा ऑब्वियसली। उसी को फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, याद रखो ये जो चार्ज है ना, ये इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ जाएगा। ये जो Q2 है कहां पर जाएगा, इस तरफ जाएगा। क्यों इस तरफ जाएगा बाबा, क्योंकि लाइक पोल्स रेपेल ईच अदर, दोनों लाइक पोल्स है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इधर चले जाएगा और ये चार्ज इधर चले जाएगा। समझ में आ गया, आई होप। नहीं, Q2 कहाँ जाने का ट्राई करेगा, ऑपोजिट जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि क्या प्लस प्लस अलग होता है ना। मैग्नेट देखेंगे अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल को लाओगे तो चिपकेगा, अगर नॉर्थ को लाओगे तो क्या होगा, नॉर्थ जाके दूर चले जाएगा। ऐसा वैसे ही कुछ हो रहा है। 2 सेम चार्ज है, एक इधर चले जाएगा, कब, जब अट्रैक्शन के बाद, मतलब जब हम लोग रिएक्ट करेंगे उन दोनों को। तो 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या, स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर जाएगा, वो डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला ये डायरेक्शन में जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्स रहेगा मेरा कैपिटल F, ये भी फोर्स क्या रहेगा मेरा, कैपिटल F। तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स का वैल्यू क्या है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो कूलम्स लॉ ने पता है। ध्यान दो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, नहीं कौन सा फोर्स, ये फोर्स 2 चार्जेस का बीच का जो फोर्स है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट का मतलब आपको मालूम है मल्टीप्लाई, तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब सिंपल लॉजिक बता रहा हूं, फॉर्मूला देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि 2 चार्ज जो था ना Q1 Q2, उसका मल्टीप्लाई, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन इनवर्सली किसको प्रोपोर्शनल है भाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस को, लेकिन डिस्टेंस तो तेरा r है, तो ये हो गया r का स्क्वायर। आई होप यहां तक समझ में आ करेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई कर Q1 Q2 को अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर को। तो आप जब भी प्रोपोर्शनल को अगर आप हटाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो मैंने f लिखा, ये इसको f ऐसा भी लिख सकते हो तो डायरेक्टली f क्या आएगा, f इक्वल्स टू व्हाट, एक कांस्टेंट लेंगे, जब तू प्रोपोर्शनल को हटाएगा तो यहां से इक्वल हो गया, तो ये k लेगा, मतलब कि कुछ एक कांस्टेंट रहेगा। ये इसी का ऐसी है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस k, k का वैल्यू क्या आता है, k का वैल्यू आता है 1/4πε0। ये फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है ना। कभी भी याद रखो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा हमारे को, सेम आता है। तो स्मॉल k का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 1/4πε0, और अगर हम उसको प्रॉब्लम्स में करेंगे, सम्स में यूज करेंगे, उसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला रहेगा, राइट। तो k का वैल्यू क्या, 1/4πε0। अभी आपको k मालूम पड़ गया, k क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, मतलब जो लॉ रहेगा उसी का कांस्टेंट है भाई। तो k क्या हो गया आपका, कूलम्स कांस्टेंट हो गया, 1/4π तो मालूम है आपको, नंबर है ये। अब ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, नहीं इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये 0 है उसके लिए इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस।
नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, बिकॉज हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो फ्री स्पेस है वहां पर उसकी परमिटिविटी क्या आएगी। अब परमिटिविटी का मतलब क्या है उसका पहले वैल्यू भी देख लो। एप्सिलॉन नॉट का अगर हम प्रॉब्लम में वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये क्या वैल्यूज आप बता रहे हैं, तो ये वैल्यूज वही है, आपको याद है ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग जी का वैल्यू लेते थे, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 ऐसा कुछ लेते थे ना इनटू में, तो वो कहते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो तो फिक्स्ड वैल्यू था ना। वैसे ही इस केस में क्या होगा आपका k का वैल्यू कांस्टेंट है, k का वैल्यू क्या कांस्टेंट है, क्या है k का वैल्यू 9 × 10⁻9 और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12 हो जाएगा आपका 10⁻12। हाँ सही है, ठीक है। अब परमिटिविटी होता क्या, तो परमिटिविटी का मतलब क्या है, वो बताता है कि जो भी मीडियम में है वो नहीं वो मेजर करता है। परमिटिविटी क्या करता है, परमिटिविटी का मतलब क्या है, इट मेजर्स द मीडियम, हाउ द मीडियम रिएक्ट, मतलब वो मीडियम रिएक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। डेफिनेशन लिखा है मेजर्स हाउ स्ट्रांगली अ मीडियम इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई भी मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे इफेक्ट होगा उस पर, यानी कि जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मीडियम को क्या इफेक्ट करने वाला है, उस इफेक्ट से मीडियम क्या रिएक्ट करने वाला है, वो काम बताता है परमिटिविटी। वो मेजर करता है कि वो मीडियम क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है मीडियम पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होता है। तो आई होप यहां तक का क्लियर है आपको। अब मैं आगे पढ़ता हूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। समझो कि दो बॉडी लिया मैंने, ये बॉडी और ये बॉडी। कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, कभी भी याद रखना है कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। यहां पर देखो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, प्लस प्लस प्लस, यहां पर हमने एक ही प्लस लिए थे, समझ रहे हो, ये एक ही पॉइंट है एक प्लस है, और ये भी एक ही पॉइंट है एक प्लस है, मतलब कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो 2 पॉइंट चार्जेस पे। ये एक मेरा पॉइंट चार्ज हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक बॉडी जिसमें बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, मार्क माय वर्ड्स। जैसे कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी, इस बॉडी में कितने सारे पॉइंट चार्जेस है, ये एक है, ये प्लस कोई पॉइंट चार्ज बोल रहा हूं मैं, प्लस कोई क्या बोल रहा हूं मैं, पॉइंट चार्ज बोल रहा हूं। तो कितने सारे प्लस है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है। अब हर एक का फोर्स निकालना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। यहां भी आ जाओ, अभी दोनों के बीच का अगर मेरे को फोर्स निकालना है, यानी कि दोनों का नेट फोर्स, हम क्या बोलेंगे उसको, यहाँ पर एक ही था इसके लिए हम फोर्स बोल रहे थे, नेट का मतलब पूरा फोर्स, मतलब ये चार्ज को, पूरे चार्जेस को मिला के, ये पूरे चार्जेस को मिला के, दोनों को मिला के, दोनों बॉडी को मिला के कितना फोर्स होने वाला है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने वाला है। तो हम डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, एक एक चार्ज को लूंगा, मैं एक एक चार्ज को लूंगा। जैसे कि मैं ये चार्ज को लिया पहला, ये दिख रहा है एक चार्ज, ये चार्ज का मैं रिलेशन देखूंगा इससे कितना फोर्स बना रहा है, मतलब ये एक चार्ज इस बॉडी के बाकी चार्जेस से क्या क्या फोर्स बना रहा है, कितना फोर्स बना रहा है, हर एक के फोर्स को मैं ऐड करूंगा। जैसे कि ये पॉजिटिव इससे कितना बना है उसको ऐड करूंगा, फोर्स 1, ये इससे कितना बना है, फोर्स 2, फोर्स 3, से हर एक को करते रहूंगा। फिर बाद में मैं ये चार्ज को लूंगा, एक को लूंगा इसको, फिर इसका रिएक्शन देखूंगा इससे कितना फोर्स बना रहा है, ये कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना रहा है। मतलब क्या मालूम, क्या मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हो जाएंगे। अगर तो हर एक चार्ज को लेगा और इससे चेक करेगा कितने फोर्स आ रहे हैं, कितने फोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो तेरे पास लॉट्स ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स का मतलब क्या, सबको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ना, तो हम क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्चुअली हम जब सब फोर्सेस को ऐड करते हैं उसको हम लोग समेशन करते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। देखो इसको बोलते हैं हम लोग समेशन और इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है जब बहुत सारे फोर्सेस को हम लोग ऐड करते हैं ना, तो वो फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं। लेकिन समेशन कब यूज करेंगे हम लोग, जब डिस्क्रीट रहेगा, तो ध्यान दो अच्छे से, डिस्क्रीट, और ये यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यूस के लिए, समझ में आ रहा है। सिग्मा जो है, ये सिग्मा जो है हम कब यूज करें, डिस्क्रीट के लिए, मतलब डिस्क्रीट ही है ना, डिस्क्रीट का मतलब एक एक, डिस्क्रीट का मतलब एक एक, कंटिन्यूस का मतलब एक साथ नहीं, इसकी ये कंटिन्यूस फोर्स है दोनों के बीच में, कंटिन्यूस बोलेंगे हम, एक के बीच का दूरी है। अब यहाँ पर डिस्क्रीट क्या, पहला तो इसको लेगा, फिर इससे रिएक्ट करेगा, इसका फोर्स चेक करेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसका फोर्स चेक करेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसका फोर्स चेक करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये डिस्क्रीट हो रहा है। तो जब भी डिस्क्रीट रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम तो सिग्मा यूज करते हैं, हमें समेशन यूज करते हैं। लेकिन इस केस में हम समेशन यूज नहीं करेंगे। सर क्यों, अब तो बोले एक एक जब यूज करेंगे तो समेशन यूज करेंगे, इधर भी तो हम एक एक चार्ज यूज करें ना, इसका रिएक्शन देख रहे हैं इससे, इसका फोर्स देख रहे हैं इससे, इसका फोर्स देख रहे हैं इससे, तो एक एक को ले रहे हैं हम लोग। तो आप डिस्क्रीट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अब सिग्मा समेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, इसका रीजन में एग्जाम्पल देता हूं। हम सांस लेते हैं, नहीं वो सांस नहीं, बीवी के जो माँ होती है उसकी सांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं सांस की बात कर रहा हूं, इनहेल एक्सहेल की बात कर रहा हूं, राइट। तो इनहेल एक्सहेल में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं
हम जब ये खींचे सांस को ऐसा, तो हमने बहुत सारे पार्टिकल्स को लिया, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ऑब्वियसली, या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन की बहुत सारे पार्टिकल्स को इनहेल कर रहे हैं हम लोग, क्या हम ऐसा करते हैं एक एक पार्टिकल को लेते, क्या हम लोग डिस्क्रीट लेते क्या? नहीं, हम डिस्क्रीट नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, कंटिन्यूस लेते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो एक एक पार्टिकल ही जा रहा है, लेकिन हम उसको क्या पकड़ते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूस बोलते हैं। वो एक एक पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ गया, हम क्या बोलते हैं उसको, एक साथ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम एक एक करके नहीं लेते, इधर लिया इधर लिया, ऐसे एक एक करके लेते, हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। इसके लिए हम लोग को डिस्क्रीट होते हुए पार्टिकल्स एक ही आ रहे हैं हमारे नाक में अंदर, हम जो इनहेल कर रहे हैं पार्टिकल एक ही आ रहा है हमारे पास में, बट हम जब ओवरऑल बात करते हैं तो हम उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स को इनहेल किया, मैंने ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कंटिन्यूस पकड़ते हैं। तो इस सिस्टम में भी हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स को कंटिन्यूस में लेंगे। समझ में, मैंने एग्जांपल दिया उससे, तो जितने भी फोर्स हमको मिलेंगे F1 F2 F3 Fn तक का, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समेशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस? हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समेशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक का जब समझ में आ गया, आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ना बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे का पॉइंट समझाता हूं आपको। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं रब कर रहा हूं अभी, देखो अभी मैं रब कर रहा हूं इतना पार्ट, क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना है। चलो, अब मैं क्या पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुमको, ये कुछ 5 पॉइंटेड है, पॉइंट से जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। सबसे पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू व्हाट, ओनली पॉइंट चार्जेस। मैंने अभी भी बताया कूलम्स लॉ किसको एप्लीकेबल होता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके बीच का फोर्स ही निकाल सकता है, डिस्टेंस r है, समझो ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये पॉइंट चार्जेस के बीच में आप कूलम्स लॉ लगा सकते हो। अगर आपका पॉइंट चार्ज नहीं, ये पॉइंट चार्ज होगा ना, पॉइंट बोलते हैं इसके लिए, इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो कूलम लॉ किसको एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्ज को, पूरा बड़ा बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इट ऑब्वियस इनवर्स स्क्वायर लॉ। अभी आप लोग पढ़े ना, क्या फॉर्मूला है फोर्स का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इनवर्स लॉ है ना, तो फोर्स किसी न किसी को तो इन्वर्स हो रहा है ना, आर स्क्वायर को क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, इसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है इसका। आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आप खाली याद रखो, कंजर्वेटिव फोर्स एक नया कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, 12th में हम डिस्कस करेंगे। खाली याद रखो ये फोर्स कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करने वाला फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑब्वियसली यार हमने अभी तो पढ़े, जैसे कि ये देख, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, नहीं तो क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समझो, नहीं तो ये इस तरफ जा रहा है, क्या होगा, इस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, बिकॉज दोनों प्लस चार्ज है, तो लाइक फोर्स रिपेल होएगा, तो ये वाला चार्ज किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा, एक्शन रिएक्शन। मैंने समझाया था आपको, अगर ये पॉइंट एक्शन है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन हो जाएगा। मतलब एक इधर जा रहा है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। लास्ट वन, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि ये जो लॉ एप्लीकेबल है ना गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन दोनों चार्जेस रेस्ट पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूं, केस 1 लेता हूं मैं, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, और ये दोनों भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे है और ये भी क्या आपका रेस्ट पे है, ठीक है। तो आपका Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, और दोनों के रेस्ट पे मतलब रुके हुए, मोशन में नहीं है, तो इसके बीच में हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि दो के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं ना आप, ऐसा दोनों के बीच का फोर्स आप निकाल सकते हैं आराम से, सिंपल फोर्स का फॉर्मूला है ना आपके पास, उसे निकाल लोगे आप। सेकेंड केस 2, समझो कि ये चार्ज है Q1 और ये v की वेलोसिटी से जा रहा है, और ये एक चार्ज है Q2, ये भी v की वेलोसिटी से जा रहा है। अब मेरे को बताओ, इस पे तुम कूलम्स लॉ लगा सकते क्या? ये चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, ये v की वेलोसिटी से भाग रहा है, ये चार्ज v की वेलोसिटी से भाग रहा है, तो क्या इसको रुका सकते, उसको हम रुका सकते बोल रहे हैं, इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ? हाँ, इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों सर? अरे भाई, ये जब 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को तो रेस्ट पे ही बता रहे ना। मतलब कि समझो कि ये है, ठीक है, ये ऐसा जगह, दोनों के बीच की दूरी कितनी इतनी है, अगर ये दोनों सेम स्पीड से इधर आ गए तो भी दूरी कितनी रहेगी, दोनों की सेम ही तो रहेगी ना यार, डिस्टेंस कितना रहेगा बीच में की, वही रहेगा बीच का। अभी ऐसा है, समझो रुका हुआ है, दोनों की डिस्टेंस 5 मीटर है, अब ये इतनी स्पीड से भागी इधर, मतलब दोनों घुमा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना सेम है, मतलब क्या दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों किससे जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो इस केस में भी कूलम्स लॉ लगेगा, बिकॉज ये वेलोसिटी तो है, लेकिन
लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे से रेस्ट पे ही है, क्योंकि सेम वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, मतलब क्या रेस्ट पे। फॉर एग्जांपल है, सिंपल तरीका है, दो बाइक जा रहे हैं यहाँ से हमारे गाँव देवी से जा रहे हैं स्टेशन की तरफ में, तो गाँव देवी स्टेशन बाइक में मेरे ख्याल से लगता है 7 मिनट, मुश्किल से 7 मिनट लगेगा। अब दोनों सेम स्पीड पे है तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को लेकर रेस्ट पे है, मतलब दोनों जहां से स्टार्ट किया और जो स्पीड से जा रहे दोनों साथ में चलेंगे ना सर, साथ में जाएंगे पहुंचेंगे भी साथ में, क्योंकि सबका स्पीड क्या है, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल केस 3 लेता हूं मैं, और एक चार्ज है ये इधर जा रहा है ऊपर की तरफ v, ये q1 है समझो, और एक चार्ज है ये इधर गया है ये v भी v से। अब डायरेक्शन बदली क्या मैंने, अब ऐसा जा रहा था ना, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे लगा सकते हैं कूलम्स लॉ, ऑब्वियसली लगा सकते हैं। Q1 भी v की वेलोसिटी से जा रहा है, Q2 भी v की वेलोसिटी से जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे कूलम लॉ हम लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन केस 4, अगर मैं केस 4 की बात करूं तो मेरा Q1 जो है ना, Q1 वो रेस्ट पे है, मेरा Q1 क्या है, रेस्ट पे, इसमें भी लगा सकते कूलम्स लॉ। और Q2 जो है ना, Q2 वो वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि Q2 जो है v की वेलोसिटी से जा रहा है, रेस्ट पे नहीं है। Q1 रेस्ट पे है, Q2 v की वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब मेरे को बताओ इस पे कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ क्या मैं, एक रेस्ट पे और एक जा रहा है खाली ना, नहीं लगा सकता, क्योंकि एक रेस्ट पे और एक तो निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो इस पे हम कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते हैं। तो यही 5वां पॉइंट था आपका, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोस चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट पे रहना चाहिए। सो आई होप ये 5 पॉइंट्स भी आपका क्लियर है, नोट डाउन। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने जो कूलम्स लॉ पढ़े उसके ऊपर 3 सम्स है, मैं 2 कराऊंगा, एक आप खुद कर सकते हैं। चलो फटाफट कर लेते हैं। ये 2 चार्ज दिया है, एक चार्ज है +5 कूलम और एक चार्ज है +6 कूलम, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। तो हम बोल सकते हैं ना Q1 कितना है आपका, Q1 है +5 कूलम, Q2 कितना है आपका +6 कूलम, ऑब्वियसली ना Q1 Q2 चार्ज है आपका, Q1 कितना है +5, Q2 कितना है +6, और ये R क्या है अपना, R क्या है, तो R है आपका 3 मीटर। नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2/r²। आई होप ये मालूम है आपको, अभी हम लोगों ने डिस्कस की, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। लगा रहो K का वैल्यू तो 9 × 10⁹, मैंने बताया था ये कूलम्स कांस्टेंट है, इंटू Q1 है आपका +5, ये चार्ज है गाइस, ये +5 चार्ज है, ये प्लस माइनस का सीन नहीं है यहाँ पे कुछ, तो ये हो गया आपका +6/r क्या है आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 9 × 10⁹ इंटू 5 6 30 हो गया, अपॉन 3 का स्क्वायर विल बी 9, तो ये 9 9 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 30 × 10⁹, ये आपको मिला फोर्स, मतलब न्यूटन में मिला आपको। तो आई होप ये क्लियर रहेगा आपका, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यार, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहाँ पर आओ, इसका Q1 मेरे को पता है कितना है, Q1 है +10 मिली कूलम, मिली कूलम को हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻⁻3, तो लिखेंगे हम लोग +10 × 10⁻³ कूलम में कन्वर्ट किया, मिली मतलब 10⁻³ मिलीमीटर कैसे होता है, वैसे मिली कूलम में 10⁻³ होएगा। Q2 क्या होगा आपका, ये हो गया आपका -6 मिली कूलम, होगा -6 × 10⁻³ कूलम, कन्वर्ट कर दिया। R क्या है, R इज 5 मीटर, R कितना है आपका, R इज 5 मीटर। तो ये हम लोग का सिंपल फॉर्मूला हो गया, अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, तो दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये -6 जो है ना, ये चार्ज है, -6 वैल्यू नहीं होता है, इसको अच्छे से दिमाग में रखो। +5 -5 का मतलब क्या होता है, वो चार्ज का टाइप बता रहा है। +5 यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है, -5 यानी कि नेगेटिव चार्ज है। तो हम जब चार्ज को सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो हम नेगेटिव वैल्यू इसका नहीं लेंगे, ध्यान दो अच्छे से। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका R², तो ये होगा 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू Q1 कितना है आपका +10 × 10⁻³ इंटू, नहीं यहाँ पर -6 चार्ज है, तो मैं डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ इसको, 6 × 10⁻³। अगर आप माइनस लोगे, अगर आप माइनस नहीं लोगे, अगर आप माइनस लोगे तो आप गड़बड़ी कर दोगे। तो कभी याद रखना, वो माइनस यहाँ पर हम पुटअप नहीं करेंगे, वो चार्ज बता रहा है, ये अट्रैक्शन होगा ऐसा बता रहा है। इस केस में दोनों अट्रैक्शन, ये केस में रिपल होगा ना, दोनों प्लसेस के अलग जाएंगे, इस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फाइन, ये क्या होगा, अपॉन में कितना होगा, R² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया अपन को 9 × 10⁻⁹ इंटू 10 6 होगा 60 इंटू 10⁻⁻³ होगा 10⁻⁻6। कैलकुलेशन कैसे आपको आता है ये अभी समझाने की जरूरत नहीं, होगा आपका 25, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9 कटेगा किससे अभी है, 5 से काट इसको, 5 5 जा 5 12 जा, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, और 9 मतलब समथिंग
ये 5 वन जा हो जाएगा और ये 5 1.8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर ले तो 5 वन जा 5 लिया और ये 5 1.8 होता है अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिला 1.8 इंटू 12 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻⁶ ये हो गया आपका 10⁻3। इसको सॉल्व कर इसका आंसर में डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर आएगा 18 समवॉट। इसका आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई थिंक आपको ना। ठीक है कर लेता हूँ 1.8 इंटू 12 करता हूँ मैं 8 16 8 8 9 0 1 2 2 1 1 1 11 हो गया 2 6। क्या गड़बड़ी हुआ है अपना कुछ तो गड़बड़ है। फाइव डेट में 9 क्या आ रहा था 5 1 जा 5 4 तो 80 आया था ना 5 1.8 बराबर है ना। तो 12 8 16 8 9 0 1 2 2 1 1 1 कितना है 6 11 2 21.6। ठीक है 21.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आएगा न्यूटन में आएगा। अभी चेक कर लो एक बार कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ बाद में क्या आएगा। ठीक है 10⁻⁻⁰ न्यूटन आ रहा है मेरे को तो आप चेक कर लो। फॉर्मूला तो यही है और कुछ चेंजेस नहीं आएगा उसमें। ठीक है थर्ड वाला आप लोग आई थिंक कर सकते हो। इसका Q1 बता देता हूँ मैं आपको। Q1 आएगा आपका +1 कूलम, Q2 आएगा आपका +1 कूलम और R आएगा आपका 1 किलोमीटर मतलब कितना आएगा 1000 मीटर हो जाएगा। सिंपल R कितना आएगा 1000 मीटर। लगा दे फोर्स का फॉर्मूला तो फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है आपका 1 इंटू Q2 कितना है 1 अपॉन R क्या है 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है 1000 का स्क्वायर मतलब क्या होगा वो मालूम क्या आपको। देख ये 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3 तो ये ऐसा आएगा 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻6 हो जाएगा। नहीं तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 ऊपर का तो क्या बनेगा 10⁻6 तो 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन होगा। चल ये भी आपका फोर्स मिल चुका है। नोट कर लो इसको गाइस। कैलकुलेशन सिंपल इसके लिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ओके गाइस सो मैंने जैसे कि बताया था आपको अभी हम लोग ने वैक्यूम पढ़े अभी हम लोग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। सो कूलम्स लॉ इन मीडियम। मीडियम कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं फिलहाल एक मीडियम लेता हूँ। लेट्स टेक वाटर लेता हूँ मैं। चलो एक मीडियम है इसमें पूरा पानी भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है। ये मीडियम का नाम क्या है मीडियम है वाटर। ठीक है अब इधर मैं एज्यूम कर रहा हूँ दो चार्ज। एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है। दोनों का डिस्टेंस विल बी स्मॉल r और ये चार्ज है +Q1 और ये चार्ज है +Q2। आई होप दिख रहा होगा आपको। समझ लो इसको एक लाइन ही है जिसका बीच का डिस्टेंस है r +Q1 और +Q2 का चार्ज है। अब मेरे को एक बात बताओ दोनों के बीच में ये दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों देख डिफरेंट चार्जेस ऑब्वियसली कौन सा फोर्स लगेगा ऑपोजिट चार्ज यानी कि एक Q2 इधर चले Q2 इधर जाएगा और Q1 इधर जाएगा तो फोर्स ऐसा लगेगा। देख Q1 पे फोर्स क्या लगेगा मेरे को बता। Q1 पे फोर्स ऐसा लगेगा ऐसा। ये मेरा रहेगा F नहीं F क्या रहेगा मैं F Q1 Q2 भी बोल सकता हूँ ना। ये F कौन सा है इसको F0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको F0 भी बोलते हैं। मतलब ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स लगा है ना Q1 इधर जाएगा Q2 इधर जाएगा। Q2 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी Q1 की बात कर खाली। तो Q1 कहाँ पर जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा बिकॉज ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है तो ये रिपल्सिव इधर नहीं आएगा। ये किधर इधर जाएगा इधर मूव होएगा ये। ठीक है तो उसका फोर्स का नाम क्या है F0 दिया मैंने। अब मेरे को एक बात बता ये पानी के अंदर होता क्या है। पानी मतलब क्या है पानी मतलब है H2। पानी मतलब क्या है H2। तो H2 में क्या होता है अगर आपको मालूम रहेगा तो H का पॉजिटिव आयंस O का नेगेटिव आयंस। अरे यार O का क्या होता है नेगेटिव आयंस होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली ध्यान दे अच्छे से। यहाँ पर जो चार्ज है ना तेरा +Q1 नहीं +Q1 जो है ना इस Q1 चार्ज से ये जो पानी के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना वो अट्रैक्ट हो रहे। देख ऐसा अगर ये H है तो इसके ऑक्सीजन ऐसे O ये इसकी तरफ में आ जा रहा है। यहाँ का अगर H है तो इसके ऑक्सीजन इधर की तरफ में आ रहा है। ये O यहाँ का अगर हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन इसकी तरफ में आ रहा है। क्यों भाई क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे जो ये पोलर साइन क्या है इसका ऑक्सीजन का साइन क्या नेगेटिव है। हाइड्रोजन पे क्या रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है ऑक्सीजन पे क्या रहता है नेगेटिव। तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव को भाई।
ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब अच्छा समझो, वो नेगेटिव जो भी आयंस है ना गाइस, जो नेगेटिव आयंस है ना ऑक्सीजन के, वो क्लाउड बनाएंगे, जगह बनाएंगे Q1 Q2 के बीच में। सर Q1 Q2 को, अरे दोनों भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन दोनों चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में यहाँ पर ना, ये पूरे जगह पे ना एक क्लाउड जमा होगा, इतना जगह पे ना क्लाउड जमा होगा ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीजन का क्लाउड जमा होएगा। मतलब क्या है, मीडियम खुद चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो, ये चार्ज पे, ये Q1 की बात कर रहा हूं मैं, Q1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो Q1 Q2 की वजह से एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है F0, एक फोर्स लगा, और एक क्या फोर्स लग रहा है, ये जो मीडियम है ना, मीडियम भी खुद खींचेगी ना ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है, समझो दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, दोनों के बीच में कितना है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन खींचेगी ना अपनी तरफ में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन खींचा है इसको मैं बोल रहा हूँ F मीडियम। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स का नाम क्या है, F मीडियम। ध्यान दो अच्छे से, ये चार्ज पे अच्छा समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये चार्ज पे एक तो Q1 Q2 का फोर्स लगा, राइट, और एक यही चार्ज पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो भी तो अपने तरफ खींचेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव को खींचेगा। तो यहां पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो चार्ज को इस डायरेक्शन में खींचेगी, इस डायरेक्शन में, उसी को मैं बोल रहा हूं F मीडियम। यहां पर लिखा हूं मैं F मीडियम, दिख रहा है आपको, मैं लिखा हूं F मीडियम। चलो बहुत बढ़िया, F मीडियम पे आ गए हम लोग अभी, ठीक है। अभी तक हमको दो फोर्स मिला, एक मिला F0 और एक मिला F मीडियम इस डायरेक्शन में। अब दोनों का नेट फोर्स क्या रहेगा, कोई यहां से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, दोनों का नेट फोर्स क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये चार्ज है, Q1 चार्ज है, ये क्या था मेरा F0 है, और ये क्या मेरा F मीडियम है, नहीं, लेकिन ये F मीडियम बहुत कम रहेगा। समझो F0 10 चार्ज खींच रहा है, पूरा 10 कूलम चार्ज खींच रहा है, तो F मीडियम बहुत कम रहेगा, समझो कि 2 है, कितना ये 2 है, F मीडियम कितना रहेगा, बहुत कम रहेगा, F0 के मुकाबले में बहुत कम खींचेगा वो, ठीक है। तो मेरा F नेट क्या बनेगा, मतलब ये तो 10 खींचा इधर, नहीं, और मीडियम 10 उधर खींच रहे हैं, तो मेरा टोटल नेट फोर्स कितना बनेगा, नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नेट फोर्स वो डायरेक्शन में रहेगा जिसका वैल्यू बड़ा है, तो F0 का वैल्यू बड़ा रहेगा, तो नेट फोर्स मेरा इधर लगेगा, ये डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये डायरेक्शन, उसको बोलते हैं F नेट, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन पे लगा हमारा, तो नेट फोर्स क्या रहेगा, टोटल फोर्स कितना रहेगा हमारा, 10 इधर गया, 2 उधर से माइनस कर दे, टोटल फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में कौन गया है, 10 इधर गया है, लेकिन 2 उधर भी तो जा रहा है, तो 10 - 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो मतलब नेट फोर्स तेरा 8 हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर 10-8 की बात नहीं हो रही है, मैं तेरे को समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। अगर F0 इधर है, F मीडियम इधर है, तो F नेट किधर लगा, बड़े वाले की तरफ पे लगा, किधर लगा, बड़े वाले की तरफ पे लगा। लेकिन इसका वैल्यू ज्यादा है ना, तो बड़े वाले से छोटा माइनस करने का, 10 - 2 हो गया 8, तो F नेट जो रहेगा आपका वो 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, 8 बन जाएगा। ये कंसेप्ट था, मतलब यहां पर एक F नेट भी बनने वाला है और एक फोर्स F नेट। तो F नेट ही तो मेरे को कूलम्ब्स लॉ बताने वाला है। F नेट मतलब वो फोर्स है जो कूलम्ब्स लॉ ने मीडियम बताने वाला है, ठीक है। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई होप समझ में आ गया रहेगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, क्या बता रहे थे, द नेट फोर्स ऑन अ चार्जेस इन अ मीडियम, मतलब ये नेट फोर्स, जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो क्या इज डिक्रीजेस, कम हो रहा है। वो कैसे कम हो रहा है, देख यहाँ पर वापस बता दो एक बार, ये चार्ज है Q1, ये मेरा मीडियम का चार्ज है, और ये क्या मेरा F0 है, और नेट फोर्स कहां पर लगा, इस डायरेक्शन पे लगा F नेट। अगर मैं बोला ये 10 है और ये 2 है, तो नेट फोर्स कितना हुआ था मेरा, 8 हुआ। तो वही तो बोल रहे नेट फोर्स डिक्रीज हुआ ना, the net force on the charges in a medium decreases, कम हुआ, but the force on one charge due to the another doesn't change with the medium। मतलब वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम क्या, ये मीडियम में रखने से, चार्जेस को मीडियम में रखने से आपका नेट फोर्स चेंज होता है, लेकिन ये चार्ज जो है, ये कौन सा चार्ज है गाइस, ये Q1 Q2 का चार्ज है। मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो चार्ज था ना, वो चार्ज है ये, वो कम ज्यादा होने वाला नहीं है। मतलब ये तेरा सेम रहेगा, लेकिन जो नेट फोर्स बनेगा, क्यों नेट फोर्स बना, ये मीडियम भी यूज कर रहा है तो नेट फोर्स से मीडियम माइनस करेगा तो नेट फोर्स तेरा कम हो जाएगा। वही वो लोग बोले रहे, नेट का फॉर्मूला क्या है, F net इक्वल्स टू F Q1 Q2, Q1 Q2 क्या, वही F0 भी है, उसी को F0 भी बोलते हैं भाई हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, F0। मतलब वो फोर्स Q1 Q2 के बीच का फोर्स है ना, वो फोर्स की बात कर रहे हैं, माइनस F मीडियम हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। F नेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, वही फॉर्मूला हमेशा रहता, हमारा क्या फॉर्मूला था इससे पहला, F इक्वल्स टू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमें क्या निकालो, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख ले, खाली ये एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, फॉर्मूला एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन कांस्टेंट है भी। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से अभी हम लोग मिले थे पिछले इसमें, कूलम्ब्स टर्म वैक्यूम में मिले थे हम लोग ने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से मेरे को और एक फॉर्मूला क्या मिला, एप्सिलॉन क्या मिलेगा मेरे को, एप्सिलॉन मिलेगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक मिलेगा मेरे को फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला मिल गया ना आपको। अब मेरे को बता एफ नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे एफ नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ नेट का फॉर्मूला के क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है ना गाइस, अभी तो बताया यार मैंने, के का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, पिछले वीडियो देख लो, इंटू Q1 Q2 इंटू 1/r²। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा, के का बदली क्या दिखा मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ध्यान दे अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये के का वैल्यू मैंने क्या लिखा इधर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू ये आर स्क्वायर अलग, इसके लिए 1/r² लिखा। ध्यान दे अच्छे से, ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कितना होता है, ये तो एप्सिलॉन होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन बन गया हमारा r²। ये बन गया हमारे एफ नेट का फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया रहेगा आपको, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन होता है, इसके लिए 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो चुका है। दिस कांसेप्ट इज कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, नोट इट। ओके गाइस, लास्ट टॉपिक, मतलब थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, सेम कंसेप्ट है, Q1 Q2 चार्ज लिया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और ये इसका डिस्टेंस है R21। मैं भी वेक्टर में लिख रहा हूँ मैं सब चीज, क्योंकि वेक्टर सीख रहा हूँ, सब वेक्टर में लिखेंगे। तो जो फोर्स लगता है, बेसिकली हमारा फोर्स लगता था F, इस डायरेक्शन में फोर्स का लगता था F बोलो F नॉट बोल लो, लेकिन ये वेक्टर में इसके लिए क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, तरीका देख लो। फोर्स ऑन टू बाय Q1, इसको ऐसा बोलते हैं। ये फोर्स इधर लग रहा है ना, इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, सेकेंड चार्ज पे लग रहा है। फोर्स ऑन 2 बाय 1 नहीं, मतलब 2 पे चार्ज लग रहा है, मतलब 2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। उसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है। तो डिस्टेंस पे ऐसे लिखेंगे हम लोग R21, क्योंकि F21 है ना, इसके लिए R को भी क्या लिखेंगे हम लोग, R21 लिखेंगे हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये, फोर्स का बेसिकली हम लोग F लिखते हैं, बट वेक्टर में हम लोग कैसे लिखते हैं, किस पे हो रहा है बाबा, फोर्स किधर से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, तो फोर्स ऑन 2 बाय 1 की वजह से हो रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R² था फॉर्मूला, याद है, लेकिन R क्या है, पर R21 का स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर में लोग ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, वेक्टर में लोग ऐसे लिखते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग, उसको याद रखो खाली। अब होता क्या है, जब भी हम किसी भी वेक्टर को एनालाइज करवाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं उसका, तो उसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होता है, कोई ना कोई क्या होता है, उसका एक पोजीशन वेक्टर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने का ट्राई करो, ये कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा इसका। वो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट को भी हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स 21 ले रहे हो, तो उसी का पोजीशन वेक्टर होता है R21, लेकिन वो कैप में होता है। इसको याद रखो, अभी हम जब वेक्टर्स पढ़ेंगे ना मैथ्स में, तो हम सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। तो कभी भी कुछ फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग को, वेक्टर लिखते हैं, तो हर एक वेक्टर का एक कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होता है। ये 21 पढ़ रहे, 21 इसके लिए हम लोग R21 लिख दिया। कभी आई कैप भी हो सकता है, वो कभी जे कैप भी हो सकता है, कभी के कैप भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस R ले रहे, इसके लिए R कैप लिख दिया। अब ये वेक्टर लिखने का क्या था, वेक्टर कैप जो रहता है, वेक्टर कैप जो रहता है, इसको वेक्टर कैप बोलते हैं, वेक्टर कैप, या उसको वी कैप बोल दो। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नहीं मतलब वी का वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम लोग ने शायद मेरे ख्याल से 11th के मैथ्स में पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो इसको अभी याद रखो फिलहाल के लिए। हम वेक्टर्स पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। कैप का, वी कैप का फॉर्मूला क्या आएगा, वी बार अपॉन वी बार मॉड में, नहीं वैसे इसमें क्या हो जाएगा, देख के Q1 Q2 अपॉन मॉड R21 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को पता R21 कैप क्या हो जाएगा, R21 बार, इसका ऐसे होगा, ये वी कैप है ना, तो वी कैप पे क्या रहता है, वी बार अपॉन वी बार का मॉड। तो इधर क्या होगा, R बार R21 बार हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ R21 बार। सिंपल। तो आपको फोर्स क्या मिला, F21 बार क्या मिला आपको, वो मिलेगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन ये R21 का स्क्वायर R21, तो मतलब ये R21 बार का
ये हो गया आपका क्यूब इंटू ये आपका हो गया R21 बार, ये वेक्टर फॉर्म में आपका वैल्यू आ गया। ये वेक्टर का फॉर्मूला है गाइस, वीडियो को वापस देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। अब मेरे को पता है F21 इस डायरेक्शन में कौन सा रहेगा, F12 रहेगा। सिंपल चीज है ना, मतलब फोर्स ऑन 1/2। तो F12 कभी भी याद रखना, F12 जो रहेगा ना वो सेम ही वैल्यू रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन ऑपोजिट में रहेगा। तो जो F121 था तो उसका नेगेटिव में रहेगा F21 बार, इसको याद रख लो खाली। F12 बार क्या रहेगा, माइनस ऑफ F21 बार होगा इसका। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो गाइस जो टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीईटी जेई में आने वाला है वो सारी चीजों को मैंने कवर कर लिया हूँ। अब टेक्स्ट बुक के कुछ प्रॉब्लम्स है 11th के, वो हमको तो जरूरत ही नहीं क्योंकि आप लोग तो 11th से डायरेक्टली 12वीं में चले गए हो। तो आपको 11th का सीईटी क्वेश्चन आने वाला है, आपको 11th पे बोर्ड पेपर नहीं आने वाला है अभी, नहीं। तो हम 11th का जब टॉपिक जब आएगा तब हम 11th के इस टॉपिक में स्टैटिक का हम जेई भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो टेक्स्ट बुक का था 11th का कंसेप्ट आपका था जो जेई सीईटी में आने वाला है वो मैंने पूरा कवर अप कर दिया लेक्चर 2 में। तो आपका एरोस्टैटिक यहाँ पर 11th का कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।